औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग खुल के भी बैठ सकते हैं। मतलब एक बंदा अगर आगे आ जाए ओके ठीक है, भाई कह रहे हैं कि मैं अगर आगे आऊँगा आपने फिर मेरी बीवी तक बात पहुँचा देनी। ठीक है जी। अच्छा, वो गैलरी इफ़ेक्ट आता है जो सिनेमा में आता है, यहाँ बैठ के वो ऊपर देखना पड़ता है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, गॉट द पॉइंट। तो कल हम लोगों ने 8 कवर किया, 4 का रिमेनिंग कवर किया, 5 थोड़ा सा कवर किया, नहीं थोड़ा सा रह गया था, एक हमारा टेबल रह गया था। कोशिश करेंगे कि आज हम लोग वो टेबल भी कवर कर लें ताकि हमारा 5 भी ख़त्म हो जाए। अब आते हैं 9 पे। ये कहाँ लिखा हुआ? मेरा पर्स गिरा है 35,000 वाकई? रात को पिट रहा था उसमें 35,000 निकाल। आर यू सीरियस? डैम सीरियस सच शक्ल रंगोली बनी हुई। अच्छी 35,000 निकाली। हाँ 35,000 नहीं मिला, पर्स में लिया। पर्स कहाँ? ये कब का वाकया? रात को जिम जाते हैं 8-9 बजे 9 या 10 सर अपनी फिजिक के साथ जुल्म करेगा तो यही होगा। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि भाई की किस्मत। मैं बंदे की बातों में आ गया, इसने कहा चल चलिए, मैंने कहा चल चलते हैं। मैं तो आपकी किस्मत को देख रहा हूँ, सुबह एक चीज़ पढ़ते हैं और रात को हो जाती है। पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट भी नहीं है, कोई ट्रैक फेल है यहाँ पे। शायद आपको मिल जाए। आप एक रीजनेबल टाइम तक वेट तो करें। उसमें कुछ था, उसमें कुछ वो आपके लिए। अच्छा पर्स मिल गया? पर्स मिल गया। नहीं यार, मतलब इट इज़ अ लॉस, और कोई भी अगर लॉस हो तो वो कोई बात नहीं, आपने उनको बददुआ नहीं देनी। सर अगर नाम मिलता तो इसने कहना था पैसों की टेंशन नहीं, आईडी कार्ड है। नहीं सर, मुझे पैसों की टेंशन नहीं थी। कभी सीयूर ना हो, नहीं सीयूर ना हो। उसका क्या करना यार, उसने पैसों का कहेगा जो पैसों पे करना भाई जी। तो सबसे पहले तो वाकई में ये एक लॉस तो है और वाकई में अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अल्लाह से दुआ करें शायद आपको इसके बदले कुछ डबल आपको मिलना हो। कभी कभी नहीं, लिटरली कभी कभी ना नुकसान के बाद आपको जब कुछ मिलता है तो वो डबल होकर मिलता है, उसकी कंपनसेशन आपको मिल जाती है। तो यस, कुछ एक नेक काम करें, कोई क्लास को कोई बिरयानी वगैरह खिलाएं। शायद आपके माइनर तो नहीं हो? घर में बताऊं सच्ची घर से निकाल देंगे वो। तो ये नेक काम मैं कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ। नहीं, हमारी हमदर्दी आपके साथ है, हमें बहुत अफसोस हुआ है, मगर दुनिया है, रस्म है, हमने आगे चलना है। आपके दुख में सारे शरीक हैं, आपके दुख हम लोग बांटने को भी तैयार हैं। उसके लिए बस शर्त यह है कि आप हमें एक बिरयानी वगैरह। नहीं सर, पहले बड़ा नुकसान शायद भूखों को खाना खिलाने से कोई फ़ायदा आपको मिल जाए। पूरे साल का मैंने एक सादी रात को निकाल दी। इसको सदका तो हम कह ही नहीं सकते। अब आप उसको किसी भी चीज़ अज्यूम कर लेंगे तो ऐसा तो नहीं होता। नीयत तो उस वक्त नहीं होती आपकी। हाँ, आप नीयत करते हैं कि मैंने ये पैसे किसी गरीब को देने, और फिर अगर आपका वो पर्स निकलता तो इंटेंशंस शुड बी सर्टन एंड डेफिनेट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर शुरू होता है और साथ ही ख़त्म हो जाता है। मतलब बहुत ही छोटा, क्यूट सा, मासूम सा, भोला बाला सा एक सिंगल पेज का चैप्टर। बातें बहुत थोड़ी सी करता है, मगर इसकी एप्लीकेशन आपको क्वेश्चंस के अंदर नज़र आ रही होती है। इस वक्त आपकी स्क्रीन के इस वक्त आपके बोर्ड के ऊपर कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं: ब्रीच, डैमेजेस, पेनल्टी, रेस्टिट्यूशन, रिसेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन। मज़े की बात यह है कि ये चैप्टर इन बातों के ऊपर बहुत ही कम बात करता है।
आपको ब्रीच का वर्ड यहाँ पे मिल जाएगा, वर्ड डैमेजेस का मिल जाएगा, वर्ड पेनल्टी मिल जाएगा। रेस्टिट्यूशन, रेसिशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजेक्शन चैप्टर 9 बात नहीं करता, मगर हमें इस चैप्टर को समझने के लिए ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि आपको चैप्टर नंबर 7, 6 में तो काम आएगी, मगर 9 में आपने इसकी हैबिट डेवलप कर लेनी है। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। ये ब्रीच किसे कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, तोड़ने वाला शख्स, और धोखा देना, और ब्रीच किसे कहते हैं? तोड़ना तो हो गया ना, कुछ और? हाँ, खिलाफ वर्जी करना, और फुलफिल ना करना कॉन्ट्रैक्ट को, बैकआउट कर जाना, भाग जाना। जिस दिन परफॉर्मेंस देनी थी उस दिन सामने ही ना आना, छुप जाना, पीछे हट जाना, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को पूरा ना करना, ये कहलाता है ब्रीच। धोखा देके दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचा देना, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो टर्म्स, जो कंडीशंस तय हुई हैं उसके ऊपर पूरा ना उतरना, वो भी ब्रीच है। तो ब्रीच के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट पीछे है वो ये है कि अगर कोई पार्टी ब्रीच कर रही है, इट मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को पूरा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, और दूसरी पार्टी कौन बन गई? एग्रीव्ड पार्टी। और जो शख्स ब्रीच कर रहा है वो है डिफॉल्टिंग पार्टी। तो ये ब्रीच का सिंपल, सादा, प्लेन सा मतलब हमें समझ आया। फिर एक वर्ड है डैमेजेस। डैमेजेस किसे कहते हैं? डैमेजेस कहते हैं हर्जाना, नुकसान तलाफी करना, और एक सेकंड, और डैमेजेस, डैमेजेस क्या है? नुकसान पूरा करना, जो नुकसान हुआ है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसका मतलब है जो असल नुकसान हुआ है, जो असल नुकसान हुआ है ब्रीच की वजह से, जो मेरा असल लॉस हुआ है ब्रीच की वजह से, वो डैमेज है। इसने आपसे कहा था कि ये आपको अपनी किताब देगा 50 रुपए की। वक्त आने पे ये रोती हुई शक्ल बना के आपके पास आया और कहा कि मेरी किताब मैं अब आपको नहीं दे सकता। एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ये भाई ब्रीच करके चला गया आपके साथ। तो रोती हुई शक्ल बना के कौन आया था? ये। जब उसने ये बात बताई तो अब कौन रो रहा है? आप, क्योंकि आपको वो किताब नहीं मिली, चाहिए थी मगर मिली नहीं। ये कौन सी पार्टी है? डिफ़ॉल्टिंग। आप कौन हो? एग्रीव्ड पार्टी। धोखा क्या हुआ? किताब उसने प्रोवाइड नहीं की, और आपने वो किताब आगे किसी और को देनी थी। हर चीज़ बेचनी आपने अब आगे देनी थी। अब जब इससे किताब आपको नहीं मिली तो क्या वो किताब आप आगे दे पाओगे? नहीं। तो दूसरी पार्टी फिर आपको बुरा भला कहेगी। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि ये भाई साहब बैकआउट कर गए, डिफ़ॉल्ट कर गए, इन्होंने ब्रीच कर दिया। तो ब्रीच समझ आया। डैमेजेस, किताब इन्होंने आपको प्रोवाइड करनी थी और आपने इनको देने थे उस किताब के 50 रुपये। ठीक है, वो कोई जंतरी सी थी कोई। आपने बहुत वेट किया कि ये भाई आएंगे, आपको किताब देंगे। इन्होंने किताब आपको नहीं दी। मार्केट में आपको वही किताब 60 रुपये की मिल गई, और आपने आगे सी से वादा किया हुआ कि भाई मैं तुम्हें ये वाली जंतरी या ये वाली किताब दूंगा। इन्होंने किताब आपको नहीं दी। आपको मार्केट से परचेज करके वो किताब सी तक पहुंचानी पड़ी। इन्होंने कितने का वादा किया था? मार्केट में कितने की मिली? आपका असल नुकसान क्या हुआ? वो किससे लोगे? इससे लोगे। यहाँ तक बात समझ आई? ब्रीच समझ आ गया, डैमेज समझ आ गया। एक वर्ड होता है मेरे पास पेनल्टी का। ये किसे कहते हैं? पेनल्टी किसे कहते हैं? पेनल्टी इज कि हम
कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसी क्लॉज ऐड कर दें कि अगर इसने आपको किताब ना दी तो ये आपको 20 रुपया बतौर पेनल्टी देगा। 20 रुपया बतौर पेनल्टी आपको पे कर रहा होगा, बाय हुक और बाय क्रुक, उसको देने ही पड़ेंगे। क्या ये आपका असल नुकसान है? नहीं। तो पेनल्टी डैमेज से फ़र्क है, नहीं फ़र्क है। डैमेज इज समथिंग जो कि आपका असल नुकसान हुआ है इन रिजल्ट ऑफ ब्रीच। पेनल्टी इज़ वो अमाउंट जो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में ही तय कर ली थी कि हम में से जो भी शख्स बैकआउट करेगा वो इतना हर्जाना पे करेगा, इतना नुकसान हमारा पे करेगा। तो पेनल्टी ज़्यादा होती है या डैमेजेस ज़्यादा होते हैं? नॉर्मली पेनल्टी की अमाउंट हम लोग बढ़ा के लिखते हैं। डैमेज तो असल नुकसान है ना आपका। जैसे 50 वाली किताब 60 रुपये में इन्होंने ख़रीदी और आगे सी को सप्लाई कर दी, तो असल नुकसान कितना था? 10 रुपये का। और इन्होंने लिखा हुआ था कि अगर ये शख्स मौके पे नहीं आएगा तो हम इससे 20 रुपया चार्ज करेंगे बतौर पेनल्टी, बतौर जुर्माना। ये जुर्माना है, वो हर्जाना है। ये वर्ड लिख लें, पेनल्टी इज़ जुर्माना, डैमेज इज़ हर्जाना। तो जुर्माना हमेशा ज़्यादा होता है हर्जाने से। जुर्माना, अभी हर्जाने में है कौन सा होता है? हर्जाने में है कौन सा होता है? हलवे वाला या हाथी वाला? हलवे वाला होता है। नीचे वाला होगा हर्जाने लिखना है। समझ आ गई। रोमन हर्जाना, इंग्लिश में लिखे सर अच्छे, वही कर दिया मैंने। हर्जाना इसको कर देते हैं जुर्माना। तो पेनल्टी विल ऑलवेज बी मोर देन डैमेज। पेनल्टी विल ऑलवेज बी मोर देन डैमेज। मगर ये कितनी ज़्यादा होनी चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि वो किताब जब उसने आपको प्रोवाइड नहीं की तो आप कहेंगे भाई मैं ये किताब ना देने की सूरत में तुम मुझे लाख रुपया दोगे। अब ये अमाउंट तो बहुत ज़्यादा हो गई है, डैमेज से तो ज़्यादा ही है। मगर क्या ये लाख रुपया लेने के आप मजाज रखते हैं या नहीं रखते? यहाँ पे फिर कोर्ट इंटरवीन करेगा। बताता हूँ, यहाँ पे फिर कोर्ट इंटरवीन करेगा और पेनल्टी जहाँ तक पॉसिबल होगी आपको दिलवाएगा। अभी सिर्फ समझ लें, फिर हम लोग अंग्रेज़ी इसके देखते हैं और इसको फिर डिटेल में भी करेंगे। बट जस्ट एज अ स्टार्ट कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको बताना ज़रूरी है। पेनल्टी ज़्यादा होती है, डैमेज कम होता है। पेनल्टी मेरा एक्चुअल लॉस नहीं है, मगर एज अ रिज़ल्ट ऑफ ब्रीच ये ऑलरेडी डिसाइडेड था, ऑलरेडी डिसाइडेड था। आगे चलें। फिर दो वर्ड हैं जो कि RE से स्टार्ट होते हैं। एक है रेस्टिट्यूशन और एक है रेस्सिशन। रेस्टिट्यूशन और रेस्सिशन। रेस्टिट्यूशन ये कहते हैं वापसी को, यानी कि जो ओरिजिनल स्टेट थी उस पे वापस ले आना। रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स, रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स। कॉन्ट्रैक्ट को उसकी असल हालत में वापस ला के खड़ा कर देना, दैट इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन। आपने इनको कुछ एडवांस दिया था, ये वो काम नहीं कर पाए या एग्जैक्ट टाइम से पहले उन्होंने आपसे कह दिया कि भाई सॉरी मैं ये काम आपका नहीं कर पा रहा, तो क्या वो जो एडवांस आपने दिया था वो वापस होगा? और अगर इन्होंने कुछ आपको सामान भी साथ दिया था तो वो सामान भी आप इनको वापस दे देंगे। दैट इज रेस्टिट्यूशन, टू ब्रिंग द कॉन्ट्रैक्ट बैक इनटू द
ओरिजिनल कंडीशंस लिख देते हैं। ब्रिंगिंग द कॉन्ट्रैक्ट बैक टू ओरिजिनल कंडीशन, जो उसकी असल हालत थी उस पे वापस लेकर आना, या हम ये भी कह सकते हैं रीस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स। बेनिफिट्स को रीस्टोर कर देना, दैट इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन। फिर एक वर्ड है रेसिशन। ये जो वर्ड रेसिशन है, इसका मतलब होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कैंसल कर रहे हैं। व्हाट वी एग्जैक्टली मीन बाय द टर्म कैंसल? कैंसल किसे कहते हैं? खत्म कर देना, सिरे से ही खत्म कर देना। तो रेसिशन क्या है? कैंसलेशन। रेस्टिट्यूशन क्या है? टू ब्रिंग द कॉन्ट्रैक्ट बैक इनटू द ओरिजिनल पोजीशन। डैमेज और पेनल्टी हमें समझ आई। और ब्रीच क्या है? धोखा देना, बैकआउट कर देना, भाग जाना, तोड़ देना। नाउ मज़ीद दो वर्ड्स, एक है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और एक है इंजंक्शन। एनीवन नोस के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्या मतलब होगा? फोर्स किया जाएगा, वो काम कहे कि जो काम नहीं हुआ वो उसको मतलब फोर्स करे कि मुझे यही चीज़ दोबारा चाहिए, यही बंदा यही काम मुझे दोबारा से करके दे। अगर वो बैकआउट कर रहा है तो आप कोर्ट में जाकर ये कहें कि मुझे यही शख्स चाहिए, यही काम करने के लिए, मुझे इसी बंदे से यही काम करवाना है, कोई और बंदा मुझे जचता नहीं है, मुझे किसी और लड़की से शादी नहीं करनी है, मुझे यही खातून चाहिए जो कि मेरी ज़िंदगी। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं ऐसा, मतलब नीयत ही ख़राब है, तभी पैसे आपके ख़राब हुए हैं। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस, वही शख्स वही काम मुझे करके दें। सेम पर्सन, अगर वो पॉसिबल ना हो, उसकी डेथ हो गई हो, तो फिर तो हम नहीं ना कर सकते स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो सेम पर्सन डूइंग सेम जॉब या परफॉर्मेंस। और इंजंक्शन क्या है? इंजंक्शन किसे कहते हैं? एब्सटेन कर देना। याद है? टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। वो जो वर्ड एब्सटेनेंस था उसको हम लोग इंजंक्शन भी कह सकते हैं। यानी कि अगर वो शख्स मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा तो फिर किसी और के लिए भी कुछ ना करे, उसको मना कर देना। भाई सेशन स्टार्ट होने वाला था और मुझे इन्होंने कहा था कि आपने बी लॉ के प्री के 2 बैचेस पढ़ाना है। सेशन स्टार्ट होने से 2 दिन पहले मैंने कॉल की और कहा कि सर मेरी ना टांग का मसला है तो मैं चल फिर नहीं पाऊँगा, तो काइंडली मुझे अलाउ करें कि मैं ये पूरा सेशन बेड रेस्ट कर लूँ और मैं यहाँ पे टीच नहीं कर पाऊँगा। तो उनको गुमान क्या होगा? नहीं, गुमान क्या होगा? उनके माइंड में क्या आएगा? उनके माइंड में ये आ सकता है कि भाई शायद ही हमें फ़िल्म करा रहा हूँ, शायद ही हमें गोली करा रहा हूँ, शायद ही हमारे पास ना पढ़ाए किसी और के पास जाके पढ़ाना शुरू कर दें। तो हम क्या करेंगे या वो क्या करेंगे? वो इंजंक्शन की तरफ चले जाएंगे। क्या मैंने ब्रीच की है? की है। मैं पढ़ा नहीं रहा। मैं कॉन्ट्रैक्ट मेरा पहले हो चुका था, मैं परफॉर्मेंस से कुछ टाइम पहले बैकआउट कर चुका हूँ। तो अब वो अगर चाहें तो कोर्ट के थ्रू इंजंक्शन का रूल मेरे पे लगा सकते हैं कि अगर ये शख्स यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा
तो कहीं और भी हमें ये 6 मार्क के सेशन में नज़र ना आए, और अगर आ गया तो फिर हमें वो पेनल्टी चार्ज करनी पड़ेगी, और वो हमेशा एग्जैजरेटेड होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डैमेज। तो इंजंक्शन इज़ टू स्टॉप समवन या टू स्टॉप समवन फ्रॉम परफॉर्मिंग with another party, या इसको हम कह सकते हैं कि एब्सटेनेंस, एब्सटेन कर देना, रोक देना। तो ये अल्फाजों का जो हेर फेर है ये आपको पता होना चाहिए। इंजंक्शन क्या है? क्या है इंजंक्शन? किसे कहते हैं? कि किसी चीज़ से रोक देना, किसी चीज़ से रोक देना कि अगर ये शख्स मेरे लिए ये काम नहीं कर पा रहा तो किसी और के लिए भी ना कर पाए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है मिस? जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मुझे उसी से वही काम लेना है, मुझे किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना। रिसेशन क्या होती है? कैंसलेशन। रेस्टिट्यूशन क्या होती है? किसी चीज़ को दोबारा वापस लेना, ओरिजिनल हालात में वापस लेके आ जाना। पेनल्टी किसे कहते हैं? जुर्माना। डैमेज किसे कहते हैं? हर जाने को। तो ज़्यादा कौन सा होता है? और इन दो में से वो कौन सी टर्म है जो कि ज़्यादा एग्जैजरेटेड होती है? पेनल्टी। और ब्रीच किसे कहते हैं? ब्रीच तोड़ देना, बैकआउट कर देना, भाग जाना। क्या 1 2 3 4 5 6 7 बातें समझ आती हैं? अब आगे चलते हैं। ब्रीच, अभी हम लोगों ने बात की कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना करना। तो परफॉर्मेंस के टाइम पे अगर मैं कहूँ या उससे पहले कह दूँ कि सर मैं ये काम आपके लिए नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है कि मैं उनको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि मैं ये काम आपके लिए नहीं कर सकता। ऐसा कहते हैं एक्चुअल ब्रीच। आपने दूसरी पार्टी तक प्रॉपरली कम्युनिकेट कर दिया दैट यू आर नॉट एबल टू डू द टास्क। ये कहलाती है एक्चुअल ब्रीच। कौन सी ब्रीच? एक्चुअल ब्रीच, जिसमें आपने खुद से बता दिया दैट यू आर नॉट एबल टू डू द टास्क फॉर अदर पर्सन। भाई मैं ये सेशन नहीं पढ़ा सकता, मैं 2 दिन पहले कॉल करके उनको विद रीज़न बता दिया है कि ये मसला है मेरे साथ और मैं इसमें टीच नहीं कर पाऊँगा। आई हैव प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड द अदर पार्टी, इवन दो कि मैं बैकआउट कर रहा हूँ, इवन दो कि वो एग्रीव्ड पार्टी हैं, इवन दो कि मैं डिफ़ॉल्टिंग पार्टी हूँ, मगर मैंने उन तक ये चीज़ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर दी। दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच। फिर एक होती है एंटिसिपेटरी ब्रीच, एक होती है एंटिसिपेटरी। कोई इस वर्ड का मतलब बता सकता हूँ? एंटिसिपेट कैसे है? अज्यूम करने को, सोचने को। एक्चुअल में क्या हुआ था कि मैंने कॉल करके उनको बता दिया था कि आई एम नॉट एबल टू टीच विद यू गाइस फॉर द नेक्स्ट सेशन। एंटिसिपेटरी क्या है कि मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे मैं वैसा ना कर सकूं जो दूसरा बंदा मेरे से करवाना चाह रहा है ना। मज़े की चीज़, मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मैं वैसा नहीं कर पाया जो कि दूसरी पार्टी मेरे से करवाना चाह रही हो। मगर मैंने ऐसा क्या कर दिया होगा? मैंने किसी और कॉलेज से रब्ता कर लिया और उनको मेरा नाम दूसरे कॉलेज के फ्लैक्स के ऊपर या ब्रोशर के ऊपर नज़र आ गया। अब उनको पता है कि ये अगर वहाँ पे चला गया है तो ये हमारे पास नहीं आएगा। यहाँ मैंने उनको कॉल करके बात बताई नहीं है, यहाँ पे बता दी थी, यहाँ पे बताई नहीं है, मगर उनको मार्केट से इंफॉर्मेशन मिल गई। या सेशन शुरू होने से 2 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने मुझे 3-4 महीनों का बेड रेस्ट दे दिया। अब ब्रीच तो मेरे से हो गई है, क्या एक्चुअल है?
नहीं, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से मैं अब उनके लिए वो काम नहीं कर पाया। इसने आपको किताब देनी थी, पिछली रात वो किताब चोर लेके चले गए, ब्रीच हुई है कि एक्चुअल ब्रीच हुई है? एंटिसिपेटरी ब्रीच हुई है। और एक्चुअल क्या होती कि ये आपको एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस या उससे पहले कह देता कि आई एम नॉट एबल टू सप्लाई यू द किताब। सर फॉर एग्जांपल जैसे किताब चोरी हुई है, एंटिसिपेटरी ब्रीच तो होती है, लेकिन अगर फॉर्मेट के एट अप परफॉर्मेंस लेवल पे या मेरी चोरी होगी मैं नहीं दे सकता तो वो एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो एंटिसिपेटरी तो होगी ना, पहली बात किताब गुम हो गई है, और किताब गुम होने के बाद अगर तो ये भाई साहब खामोश हैं, नहीं बता पा रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एंटिसिपेटरी ब्रीच। ब्रीच तो है, और अगर कॉल करके विद रीज़न तुम तक ये बात पहुंचाए कि ये रीज़न हुई है पीछे जिसकी वजह से मैं तुम तक किताब नहीं पहुंचा पाया, वो एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएगी। डन, आगे चलो। इसकी एक एक्सेप्शन भी है, ज़रा गेस कर सकते हैं क्या? वो इसमें आ जाएगा एंटिसिपेटरी, वो ब्रीच तो है। एक्सेप्शन क्या होगी? एक्सेप्शन, कोई चीज़ ब्रीच होते हुए भी मैं उसको ब्रीच ना मानूं, क्या एक एक्सेप्शन हो सकती है? सोचो जरा, क्या? जिसको कानून कह दे कि ये ब्रीच नहीं है, वो ब्रीच नहीं होगी। किताब ने बहुत ही मासूमाना तरीके से इसको बताया हुआ है। इफ़ एक्सक्यूज्ड बाय लॉ तो वो ब्रीच की डेफिनेशन में काउंट नहीं होगा। अदरवाइज हर वो चीज़ जो कि आप दूसरी पार्टी के लिए पूरा नहीं कर पा रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड ब्रीच। अगर कानून ने कह दिया है कि ये चीज़ ब्रीच की डेफिनेशन में नहीं आएगी तो वो नहीं आएगी। तो कानून अगर बीच में आ जाए तो वो ब्रीच हमने कंसिडर नहीं करनी। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल, कोई मसला? अच्छा, ब्रीच हो गई। ब्रीच के होने के बाद कोई ना कोई डैमेजेस होंगे, कोई ना कोई डैमेजेस होंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ ले लेते हैं। एग्जांपल ये है कि मिस्टर टॉम ने कॉन्ट्रैक्ट किया था मिस्टर जेरी के साथ। कॉन्ट्रैक्ट ये था कि टॉम ने जेरी को 1000 रुपये देना था और जेरी ने उसको एक बुक देनी थी फॉर दिस 1000 रुपीज़। एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ये भाई बैकआउट कर गए, जेरी भाई बैकआउट करके भाग गए। टॉम को ये किताब मार्केट से मिल गई 1200 रुपये की। मुझे बताइए 1000 और 1200 नुकसान कितने का हो गया इसको? 200 का। 200 का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान निकाला कैसे आपने? इस नुकसान को आपने कैसे वर्कआउट किया? हाँ, मार्केट प्राइस को माइनस करूँ कॉन्ट्रैक्ट में से, या कॉन्ट्रैक्ट को माइनस करूँ मार्केट में से? आप क्या कहती हैं? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को मार्केट में से माइनस करूँ तो अमाउंट आएगी नेगेटिव में, और वो क्या होता है? नुकसान, लॉस होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या थी? 1000 और मार्केट प्राइस क्या थी? 1200। तो नुकसान माइनस 200। ये क्या है, डैमेज या पेनल्टी? और क्या ये डैमेज मैं क्लेम करूँगा? किससे करूँगा? जेरी से। तो जेरी विल बी लायबल टू पे दिस डैमेज ऑफ रुपीज़ 200। उसको ये पे आउट करना पड़ेगा। ये कहलाता है नॉर्मल डैमेज। ऐसा डैमेज जो कि
आप कॉन्ट्रैक्ट से ईजीली वर्कआउट कर सकें। द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइसेस, कॉन्ट्रैक्ट और मार्केट, दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल डैमेज। नॉर्मल डैमेज में क्या होता है कि हमने मुल्ज़िम को सज़ा नहीं देनी, हमने मज़लूम की हिमायत करनी होती है। जितना असल नुकसान हुआ है उतना उसको पे कर दो, जितना असल नुकसान हुआ है उतना उसको पे कर दो। इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल डैमेज, मज़लूम की हिमायत। नुकसान हुआ था 200 रुपये का, वो कहलाएगा आपका नॉर्मल डैमेज। तो नॉर्मल डैमेज रिजल्ट्स एज अ डिफरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। और इसमें हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते, जो असल नुकसान होता है हम लोग सिर्फ वही क्लेम कर रहे होते हैं। वंस ही मैम समझ आ गया तो फिर आपको अंग्रेज़ी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, क्योंकि इसके बाद किताब में कुछ और है ही नहीं। नॉर्मल वाली बात समझ आई। अब आते हैं स्पेशल पे। स्पेशल में क्या होता है? स्पेशल में मैं कहता हूँ कि ये जो जेरी था, ये शख्स, इसने आगे नहीं, सॉरी, ये टॉम, इसने आगे मिस्टर स्पाइक से एक वादा किया था कि जैसे ये किताब मैं लूँगा जेरी से तो मैं तुम्हें ये किताब प्रोवाइड कर दूँगा, और उसके बदले इसको बेनिफिट मिलना था 300 रुपये का। किताब कौन दे रहा था? दे रहा था जेरी। किसको? कितने की? और टॉम ने आगे किससे वादा किया हुआ है? स्पाइक से, वही किताब देने का, और उससे कितना बेनिफिट मिलता उसको? 300 रुपये का। अब करना ये है कि अगर तो जेरी को पता है, इफ जेरी नोज कि पूरी कहानी क्या है, ये बात ज़रूरी है। इफ जेरी नोज, अगर तो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी को पता है कि एग्रीव्ड पार्टी ने आगे किसी के साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसी चीज़ का जो कि डिफ़ॉल्टिंग पार्टी ने प्रोवाइड करनी थी, और वो प्रोवाइड ना करने की वजह से उसका मज़ीद नुकसान अगर हो रहा है। भाई जेरी ने प्रोवाइड करनी थी किताब टॉम को, जेरी ने प्रोवाइड नहीं की, टॉम को वो किताब मार्केट से भी नहीं मिली, मार्केट से नहीं मिली, तो क्या वो आगे स्पाइक को दे पाएगा? नहीं। वो जो 300 रुपये का नुकसान उसको बर्दाश्त करना पड़ा, दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल डैमेज। इसके लिए ज़रूरी है कि इस शख्स को पता हो कि इसका आगे किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर ये पूरा ना हुआ तो इतने का नुकसान आ सकता है। इसमें 3 पार्टीज होंगी। तो स्पेशल डैमेज क्या है? मुल्ज़िम को सज़ा देना, इसका मकसद ये होता है। और पार्टी शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड। अगर वो वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है तो फिर आप स्पेशल डैमेज उससे क्लेम नहीं कर सकते, आप उससे स्पेशल डैमेज क्लेम नहीं कर सकते। सज़ा से मुराद है कि हमारी नीयत होती है कि हम उसको सज़ा के तौर पर ट्रीट करें, ये नहीं कि उसके हाथ पांव बांध दें और उसको कोड़े मारें, ऐसा नहीं है। स्पेशल समझ आ गया? नॉर्मल समझ आ गया? उसी मिसाल को थोड़ा सा मज़ीद रिफ़ाइन कर लेते हैं। जेरी ने किताब देनी थी टॉम को, जेरी ने किताब नहीं दी, तो टॉम ने वो किताब मार्केट से परचेज़ की 1200 रुपये की। इसमें नॉर्मल कितना हो गया? 200 का। अच्छा, वो किताब तो मार्केट से 200 रुपये महंगी ले आया, मगर स्पाइक को वो किताब फिर भी प्रोवाइड ना कर पाया। क्यों? क्योंकि वो टाइम गुजर गया था। इसने TCS करवानी थी, मगर दूसरी जगह से किताब परचेज़ करने में उसको इतना टाइम लग गया कि वो TCS वाला टाइम गुजर गया और उसको 300 का नुकसान हो गया।
तो अब ज़रा मुझे बताइएगा टॉम कितने पैसे ले सकता है, 200, 300 या 500? आप क्या कहते हैं मिस, आप क्या कहते हैं? 500। ताहा सर 550 कह रहे हैं, 200 में आप क्यों इंटरेस्टेड हैं? सर क्योंकि उसमें मतलब एक इंटरनेट लॉस आ रहा है ना, नेट लॉस तो नहीं आ रहा। जल्दी में किताब नहीं थी लेकिन फिर भी उसके पास अदर वेज थे जाने के लिए। अगर उसकी पॉसिबिलिटी ना होती तो फिर चाहिए इंटरनेट डायरेक्टली अलाइबल होता। ठीक है, उसने किताब मार्केट से महंगी ली, और मार्केट से महंगी एक तो ली, प्लस उसको मार्केट में सर्च करनी पड़ी वो किताब, जिससे टाइम वेस्ट हुआ उसका। किसकी वजह से वेस्ट हुआ? जैरी की वजह से वेस्ट हुआ, जिसकी वजह से वो आगे स्पाइक को किताब प्रोवाइड नहीं कर पाया। तो और इसको पता था, सेकंड परफॉर्मेंस के लिए आपको किताब चाहिए थी ना। हाँ, तो मर्जी से लेके देता। उसको नहीं मिल पा रही थी वो किताब, इसके पास थी या मार्केट में बहुत ही कम जगहों पे अवेलेबल थी। एंड ही न्यू कि इसने आगे इसको प्रोवाइड करनी है। अगर इसको पता ना होता, अगर ये वेल इन्फॉर्म्ड, वेल अवेयर ना होता, तो फिर ये 200 के लिए लायबल होता। इसको पता था, इसने जान के वो किताब प्रोवाइड नहीं की, जिससे 300 का मज़ीद नुकसान हो गया। ही न्यू कि अगर वो प्रोवाइड नहीं करेगा तो ये नुकसान होगा, तो ये 200 प्लस 300 500। मगर हम ये 500 को इस तरीके से नहीं बताएंगे। अमाउंट 500 ही है, मगर इसकी प्रेजेंटेशन फ़र्क हो जाएगी। हम बताएंगे कि भाई तुम्हारा ऑर्डिनरी इतना है और स्पेशल इतना है। तो नॉर्मल को हम लोग ऑर्डिनरी डैमेज भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है दैट इज ऑर्डिनरी डैमेज। एक स्पेशल डैमेज हो गया और एक ऑर्डिनरी डैमेज हो गया। कहानी समझ आ रही है? दोनों क्लियर हो गए? अब आते हैं रिमोट डैमेजेस पे। रिमोट कहते हैं बहुत दूर के डैमेजेस, इतने दूर के डैमेजेस जो कि डिफ़ॉल्टिंग पार्टी सोच भी ना पाए। पता हो या ना हो तो एक बात की बात है, मगर इतने ज़्यादा रिमोट, इतने ज़्यादा दूर की बात कि वो उस तक कभी ज़िंदगी में पहुंच ही ना पाए कि अगर मैंने किताब सप्लाई नहीं की तो ये नुकसान भी वो मेरे सर पे डाल सकता है। एक मिसाल दे देता हूँ। टॉम को वो किताब नहीं मिली, तो टॉम ने क्या किया? अपना बोरिया बिस्तरा बंद किया, फ़्लाइट कराई, कनाडा चला गया। इतना परेशान कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है मेरे साथ, पाकिस्तानी लोग मेरे साथ से धोखा कर रहे हैं। बेचारा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया, डीमोटिवेटेड हो गया, दुखी हो गया, और वो फ़्लाइट करवा के चला गया कनाडा। कनाडा गया ही था कि उसने वहाँ पे जाके कनाडा गया ही था उसने वहाँ पे जाके एक और बंदे के साथ बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। 3 साल लगातार वो वहाँ पे बिज़नेस करता रहा, 3 साल टिक के उसने वहाँ पे काम किया। 3 साल के बाद उसको नुकसान हो गया। कितने का हुआ? $30 लाख का। 30 लाख डॉलर का। अब ये बेचारा मज़ीद परेशान। एक रात दरिया के पास लस्सी पीते हुए इसको ख्याल आया कि यार ऐसा हुआ क्यों, कहानी शुरू कहाँ से हुई थी, मैं कनाडा आया क्यों था। उसको याद आया कि आज से 3 साल कुछ दिन पहले एक शख्स ने मेरे साथ धोखा किया था, जिसकी वजह से मुझे कनाडा आना पड़ा। तो इसके माइंड में आया कि हाँ, चूँकि मैं उसकी वजह से आया था तो मैं ये $30 लाख किससे लूँगा? उस जेरी वाले शख्स से लूँगा। तो इसने फ़्लाइट करवाई, वापस आया और जेरी के सामने आ गया और कहा कि भाई वो $30 लाख मुझे दे दो। इसने कहा पागल हो गए हो, दिमाग नहीं काम करता, कौन से $30 लाख, ये कब हुआ था? उसने कहा तुम्हारी वजह से मैं इतना दिल बर्दाश्ता हो गया कि मुझे कनाडा जाना पड़ा और वहाँ पे भी मुझे इतना नुकसान हो गया, तो अब तुम्हें ये मुझे पे करना पड़ेगा।
मुझे तुमसे ये पेमेंट चाहिए, तो क्या जारी देगा? और अगर ये कोर्ट जाएगा तो क्या कोर्ट दिलवाएगा? नहीं। इसे कहते हैं रिमोट डैमेज, बहुत ही दूर का डैमेज, एक्स्ट्रा फार। इनडायरेक्ट तो है ही है मगर बहुत दूर का। जन्नत में ना जाना, यूके चले जाना। दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटीज। जी, रिमोट समझ आ गया? ऐसा डैमेज जो कि आपको अवॉइड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फासले का होता है। जी पूछें। हाँ हाँ, वो क्यों गया था? दिल बर्दाश्त होकर गया था, दिल टूट गया, उसको इस दुनिया पे यकीन ही नहीं रहा। उसने कहा पाकिस्तानी होते ही फजूल लोग हैं, मैं जा रहा हूँ कनाडा। वहाँ पे उसको एक और पार्टी मिल गई जिसने ऐसा उसको लगाया चुना कि वो $30 लाख नुकसान कर बैठा। अगेन फिर वही बात करूँगा। जी अच्छा, ये जो $30 लाख है, क्या मैं इसको पेनल्टी कह सकता हूँ? क्यों? ये पहले तय ही नहीं हुआ था, ये पहले तय ही नहीं हुआ था। तो पेनल्टी में और रिमोट में ये डिफरेंस हमेशा आप लोगों ने याद रखना है। पेनल्टी इस कि वो अमाउंट पहले से तयशुदा होती है और रिमोट बहुत ही दूर का होता है। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी भी हो रही हो और ऑर्डिनरी भी हो और स्पेशल भी हो, तो क्या तीनों का हकदार होगा एग्रीव्ड पार्टी? सबका होगा, सबका होगा। पेनल्टी भी लेगा, ऑर्डिनरी भी लेगा, और अगर स्पेशल है तो वो भी लेगा। कोई सवाल है? हाँ जी, उसको 200 भी मिला और उसको 300 भी मिला। और अगर ओ भाई, अगर इनके दरमियान ऑलरेडी तय होता कि किताब ना डिलीवर करने पे तुम मुझे 100 रुपया मज़ीद दोगे, तो वो पेनल्टी होती। तो फिर 200 भी लेता, 300 भी लेता और 100 रुपया भी चार्ज करता। नॉर्मल डैमेज, स्पेशल डैमेज, रिमोट डैमेज, पेनल्टी, ये कहानियां आपको क्या क्लियर है? पेनल्टी के ऊपर कुछ बात मज़ीद कर लेते हैं। ताहा भाई जो हैं वो एक दिन बरकत मार्केट में फिर रहे थे अपना पर्स गुम होने से पहले। तब बहुत अमीर थे। इनको एक पठान बहुत प्यारा लगा। पठान के पास कालीन इनको बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। तो ये पठान के पास गए और पठान से कहा कि ये कालीन तो मुझे कितने का दोगे? पठान ने कहा, माड़ा ये कालीन मैं तुम्हें, पठान ने कहा कि ये खैर एज पर पठान कि मैं ये कालीन तुम्हें 25,000 रुपये का दूंगा। ताहा ने कहा पक्की बात है, कोई डिस्काउंट करोगे? उसने कहा ना तुम्हारा ना मेरा, 15,000 रुपया, 15,000 रुपया। तो 25 का एकदम से 15 पे आगे कहानी। खैर हुआ क्या? हुआ ये कि ताहा के पास उस दिन पैसे नहीं थे जेब में, और इसने पठान से कहा कि यार देखो अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हारे पास कल आऊँगा, क्या तुम मुझे कल यही वाला कालीन दोगे इसी टाइम के ऊपर इन रुपीज़ 15,000? तो पठान ने कहा मैं तुम्हें अपना ज़ुबान देता हूँ, तुम आओ 15,000 रुपया दो, यही वाला कालीन मैं तुम्हें दे दूँगा। ताहा ने कहा यार देखो इंसान है, तुम ना आ पाए, मैं ना आ पाया, कुछ और मसले मसाइल हो सकते हैं, तो इसको लिख लेते हैं ताकि तुम भी बाउंड हो और मैं भी बाउंड हूँ। पठान ने कहा हमारे लिए हमारा ज़ुबान ही काफ़ी है, अगर तुम ना आए या अगर मैं ना आया तो मैं तुम्हें 2.5 करोड़ रुपया दूंगा। मैं तुम्हें क्या ये रिमोट डैमेज है? क्या ये एक रिमोट डैमेज है? क्या ये ऑर्डिनरी डैमेज है?
क्या ये स्पेशल डैमेज है? क्या ये पेनल्टी है? पेनल्टी है। ये पेनल्टी है कि अगर मैं ना आया तो मैं तुम्हें इतने पैसे अवॉर्ड करूँगा। ये स्पेशल आपने क्यों कहा था? क्या कोई तीसरी पार्टी थी? नहीं। क्या ऑर्डिनरी था? नहीं, ये पेनल्टी थी। ये पेनल्टी थी। तो क्या अगर जिस दिन आप ना पहुंचे या वो ना आया तो क्या आप उसको अदालत में 2.5 करोड़ रुपया वसूल कर पाओगे उससे? नहीं। कोर्ट लेगी। कोर्ट इंटरवीन करेगी और कोर्ट आपको उतनी पेनल्टी दिलवा देगी जितनी आपकी बनती है। एग्जैजरेटेड उतना कोर्ट आपको अलाउ नहीं करेगी। हाँ, आप एग्जैजरेटेड अमाउंट तय कर सकते हो, मगर आपको मिलेगा कितना? जितना कोर्ट को मुनासिब लगेगा, जितना कोर्ट को मुनासिब लगेगा। सवाल यही था, जी सर। जितना कोर्ट को मुनासिब लगेगा। तो पेनल्टी के लिए आपने देखना है कि वो अमाउंट कितनी ज़्यादा एग्जैजरेटेड है। स्पेलिंग क्या होते हैं? एग्जैजरेटेड। तो कोर्ट विल, हाँ डबल ही आता ना, तो कोर्ट विल इंटरवीन, कोर्ट विल इंटरवीन और वो आपको उतनी अमाउंट दिलवा देगी जितने आपका हक बनता है। यहाँ तक पूरे मैप में कोई सवाल? कोई सवाल पूछो। पठान भाई ने कहा था इनको 2.5 करोड़, इन्होंने तो नहीं कहा था अगर मैं ना आया तो दोनों साइड से। असल में पठान एक जज्बाती कौम होती है, वो दूसरे बंदे का भी सरदर्द अपने ऊपर ले जाते हैं। तो अब उनकी एंड से सोच लो कि अगर वो ना आए तो 2.5 करोड़ रुपये देंगे। अब ठीक है, क्योंकि ये तो बेचारा गरीब है ना, इसने क्या देना उसको। जूती उतार के सोचता हूँ सर में। जी नहीं सर, वैसे दोनों साइड से ही होती है। हाँ, दोनों को आप इम्पोज कर, तुम ना आए तो इतने पैसे, मैं ना आया तो इतने पैसे। इसको नोट कर लें। कर लिया सर। ये हो गया, ये हो गया। 2 बातें रह गई हैं। मुझे ये बताइए कि वो जो किताब थी 1200, अज्यूम कर लेते हैं कि जो 1000 रुपये वाली किताब है ये बिल्कुल ही अगली दुकान से 100 नहीं 1005 रुपये की मिल रही थी, मगर टॉम ने वो 1005 वाली किताब नहीं ली और दूर के एक इलाके में जाके 1200 की लेकर आया। इसके पीछे उसकी नीयत क्या हो सकती है कि ज़्यादा मुझे पैसे मिल जाएंगे, प्लस जिसने डिफ़ॉल्ट किया उसको ज़्यादा नुकसान चार्ज हो जाएगा, उसको ज़्यादा चार्ज हो जाएगा। कानून ये कहता है कि अगर ब्रीच हुई है, अगर ब्रीच हुई है तो जो एग्रीव्ड पार्टी है ना उसको अपनी दूसरी पार्टी का ख्याल फिर भी करना चाहिए। ठीक है, वो आपको डैमेजेस देगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया जहान के एक्सपेंसेस उसके ऊपर डाल दो। आपने अक्ल और शऊर से काम लेना है और आपने कोशिश करनी है कि उसका भी नुकसान आप मिनिमम रखो, आप मिनिमम रखो। तो अगर ये किताब जो 1000 रुपये की है, अगर आपको मार्केट में 1005, 1010, 1000 या 1200 से कम 1100 तक की भी मिल रही है, 1150 की भी मिल रही है, तो फिर आप जितने का मिनिमम कर सकते हो उतना करो ताकि दूसरी पार्टी को ज़्यादा नुकसान होने से बचाया जा सके। तो यहाँ पे भी कानून दोनों को ही खुश रखने की कोशिश कर रहा है कि आपको डैमेजेस पेनल्टीज़ तो मिल जाएंगी, मगर कोशिश करो कि नुकसान कम से कम हो। लॉस शुड बी मिनिमाइज्ड एट रीजनेबल लेवल।
लॉस शुड बी मिनिमाइज्ड एट रीजनेबल लेवल। कभी एक वर्ड सुना हुआ आपने, इंटरेस्ट, ये क्या होता है? सूद, एक्स्ट्रा पैसे, वो एक्स्ट्रा पैसे जो कि आप उधार के अगेंस्ट पे कर रहे होते हैं, वो जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, क्या वो पेनल्टी होते हैं, डैमेज होते हैं, क्या होते हैं? वो रिटर्न होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ या अगर आपने मुझे देने हो 10,000 रुपया, टाइम आ गया, आपने मेरे पैसे प्रोवाइड नहीं किए, मैं अब आपसे ये कह रहा हूँ, पहले हमारा कोई सूद का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, जस्ट पैसे थे, आपने मुझे पैसे देने थे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता आप चूँकि मुझे पैसे पे आउट नहीं कर पाए हो तहा, तो आपने क्या करना है, मुझे हर महीने 10% इंटरेस्ट इसके साथ पे करना है, और ये बढ़ता चला जाएगा, 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20। लॉ ने इस चीज़ को बहुत बुरा माना, लॉ ने इसको बहुत ही बुरा कंसिडर किया है। वो कहते हैं कि इस तरह का इंटरेस्ट आप चार्ज ना करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर कर भी रहे हैं तो कोर्ट वही दिलवाएगा जितना आपका उसको लगता है कि बनता होगा, कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशन पे होगा। ये मैप समझ आ गया? जी सर। ये मैप नोट डाउन कर लिया है या इसकी तस्वीर खींच लें एटलीस्ट। तस्वीर खींच दें, फिर हम इसकी अंग्रेजी देखते हैं। Breach of contract. Breach of contract occurs when a party either refuses or fails to perform. Refuse से क्या मुराद है? Actual या anticipatory? कौन सी? Actual. और fails to perform? Anticipatory. His part of contract other than when such performance is excused under the law. ये वो exception है। There are various remedies available to an aggrieved party of which damages are more common. तो दो बातें हैं, एक ऑर्डिनरी और एक स्पेशल। ऑर्डिनरी क्या है? दोज डैमेजेस जो कि नेचुरली अराइज होते हैं, जो कि नेचुरली आते हैं एज दे आर प्रेजेंट इन द कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम द ब्रीच, खुद ही से। नॉर्मली ये डिफरेंस होता है बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट और मार्केट प्राइस का। फिर स्पेशल क्या है? It arises due to special losses which are in reasonable knowledge. दूसरी पार्टी को पता होंगे तभी ये आपको अवॉर्ड किए जाएंगे। At the time of formation of contract and are suffered to the aggrieved party due to breach. जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस टाइम पे दूसरी पार्टी को पता हो तभी आपको मिलेंगे, अदरवाइज आपको नहीं मिलने वाले। फिर रिमोट और indirect loss. Some losses clearly result from breach of contract but are considered too remote, बहुत दूर के होते हैं, from the breach that is unfair to expect the defendant to compensate the claimant. Defendant कौन है और claimant कौन है? तो वो losses बहुत ही ज़्यादा दूर के होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा unfair है। No compensation is to be given for any such remote or indirect loss. तो ये रिमोट डैमेज आपको नहीं मिलता। फिर कुछ अदर रूल्स भी हैं। Person who rightly rescinds a contract is entitled to compensation for the loss suffered. अगर वो शख्स ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है दूसरी पार्टी के ब्रीच के ऊपर, तो अब दूसरी पार्टी उसको डैमेजेस देगी, तो उसका ये राइट आ जाता है। फिर आखिरी बात जरा पहले पढ़ लें। Compensation for damages from the breach of contract, compensation for damages from breach of quasi contract shall be same as in other contract. यानी कि वहाँ पे भी यही वाले ब्रीच के कानून लग जाएंगे और आपने इन दो में कोई डिफरेंस नहीं रखना। तो ये बात भी हमें पता है और ये बात भी हमें पता है, ये ना भी हो तो हमारा गुजारा चल सकता है।
इन एस्टिमेटिंग लॉस अराइजिंग फ्रॉम ब्रीच द मीन्स विच एग्जिस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग द इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। उसके बाद ड्यूटी है किसकी, एग्रीव्ड पार्टी की, वो तमाम रीजनेबल स्टेप्स ले कि वो लॉस को कम से कम कर सके, मिटिगेट कर सके, जो उसका एक्चुअल लॉस है उसको कम से कम करने के लिए सारी की सारी एफर्ट्स उसको करनी चाहिए। वो जो किताब 1200 की थी वो अगर उसको 1100 की मिल सकती है तो वो 1100 की ही ले ताकि उसका लॉस हम कम से कम कर सकें, और वो ऐसी कोई कंपनसेशन क्लेम ना करे जो कि वो इजीली अवॉइड कर सकती थी मगर उसने अवॉइड नहीं किया। पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट में एग्री एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन दैट अगर कोई ब्रीच हुई तो सर्टन पार्टी उसको कुछ अमाउंट पे करेगी, इसको हम कहते हैं पेनल्टी। इट वुड बी टर्म पेनल्टी, नॉर्मली ये एग्जैजरेटेड एक अमाउंट होती है जो कि डिसप्रोपोर्शनेट होती है टू द एग्जिस्टिंग डैमेज। इसका क्या मतलब होता है कि ऑर्डर से ज़्यादा होती है, उस तरह की ना हो या उस तरह से लिंक ना हो रही हो, उससे लिंक ना हो रही हो। अब 2.5 करोड़ दैट वाज टू मच। कोर्ट सिर्फ अवॉर्ड करेगा रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम अमाउंट। वन फॉर्म ऑफ पेनल्टी कैन बी अ कंडीशन फॉर इंक्रीज्ड इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट, वो जो हमने भी बैंक वाली बात की। टाटा। वो अगर आपको मैप समझ आ गया तो आप अगर चाहें तो इसको अपने अल्फाज में भी ढाल सकते हैं। इफ़ यू थिंक कि किताब की अंग्रेज़ी थोड़ी सी मुश्किल है और अगर आपको बात समझ आ गई है तो आप इसको अपने वर्डिंग्स के अंदर भी लेके जा सकते हैं। शुरू करें इसके पास पेपर्स, देखते हैं ICAF ने क्या तंग किया और कितना तंग किया। कितना सवाल है? 3 और 2 5। सर स्प्रिंग 12 5 नंबर के लिए वो कह रहा है कि रूल्स लिख दें फॉर कंपनसेशन कॉस्ट बाय ब्रीच। ये बात कर रहा है आपसे कौन से रूल्स की? रूल्स फॉर कंपनसेशन ऑफ ब्रीच, इनकी बात कर रहा है। तो ये आपने 5 नंबरों के लिए उठा के लिख देने हैं। उसके ऊपर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज, यानी कि डेफिनेशन। ब्रीफली डिस्क्राइब द रूल्स रिलेटिंग टू द अवॉर्ड ऑफ ईच ऑफ द अबव टाइप ऑफ डैमेज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो डिफाइन करके आपने उसके रूल्स बता देने हैं। 4 नंबर, तो शायद 1 नंबर इसका हो, 1 इसका हो और 2 नंबर रूल्स के हो। फिर ऊपर आए 4 नंबर के लिए। स्प्रिंग 18 सलीम, पहले ये पढ़ लेते हैं रिक्वायरमेंट। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एनालाइज, क्या करना है आपने? एनालाइज करना है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ढूंढने हैं। द अबव कहानी एंड कमेंट, एनालाइज भी करना है और कमेंट भी करना है। वेदर सलीम इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी कंपनसेशन फ्रॉम PL, के क्या सलीम यह हक रखता है कि वो PL से कोई कंपनसेशन क्लेम करे। पढ़ते हैं। सलीम भाई एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ 5 व्हीकल्स फ्रॉम PL। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था? 5 व्हीकल्स का, विच वर टू बी डिलीवर्ड इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, जो कि फेब में आनी थी। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ने परफॉर्म कब होना था? फेब में। सलीम ऑल्सो एंटर्ड इनटू अनदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑनवर्ड सेल ऑफ दीज व्हीकल्स टू JL जवाहर लिमिटेड, यानी कि सलीम ने पहले वहाँ से गाड़ियाँ मंगवाई हैं और वही गाड़ियाँ उसने आगे JL को। तो हमारे पास 3 पार्टीज हो गई, कौन सी? एक सलीम हो गया, यह बना लेते हैं। एक हमारे पास हो गया सलीम मियाँ, एक हो गया हमारे पास PL और एक हो गया JL। तो PL ने गाड़ियाँ सप्लाई करनी है और फिर सलीम ने गाड़ियाँ JL को दे देनी है। अच्छा, और ये कब होना है? फेब में। फेब में तो PL ने सलीम को देनी है ना। अब आगे चलते हैं। However, PL refused to deliver the vehicles as contracted. PL ने रिफ्यूज़ कर दिया। PL ने रिफ्यूज़ कर दिया। ये कौन सी ब्रीच हुई है?
एक्चुअल या एंटिसिपेटरी? ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल है, उसने बता दिया। सलीम हैड टू बाय द व्हीकल्स फ्रॉम अनदर सप्लायर एट एन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ रुपीस। तो जब इसने ब्रीच कर दी तो सलीम भाई मार्केट गए और एक्स्ट्रा 2 मिलियन को खर्च किया और वो गाड़ियाँ ले आए और वो गाड़ियाँ ला के जेएल को सप्लाई कर दी। जो एक्स्ट्रा 2 मिलियन खर्च किया है, ऑर्डिनरी डैमेज है या स्पेशल डैमेज है या रिमोट डैमेज है या ये पेनल्टी है? क्या है? ये ऑर्डिनरी है। सलीम ऑल्सो हैड टू पे अ कंपनसेशन ऑफ ₹0.6 मिलियन टू जेएल बिकॉज ऑफ डिले इन सप्लाई। तो सलीम को इस जेल पे 0.6 मिलियन मज़ीद खर्चा करना पड़ा। क्यों? बिकॉज ऑफ लेट सप्लाई। अब आप ज़रा मुझे बताएं, ऊपर वाली कहानी को एनालाइज करते हुए कितने पैसे सलीम इंटाइटल्ड है? 2 मिलियन, और अगर उससे पता था कॉन्ट्रैक्ट का तब फिर 2.6। तो आपने ये पता होने वाली बात लिखनी है इफ़ न्यू, क्योंकि सवाल खामोश है, सवाल इज़ एब्सोल्युटली साइलेंट ऑन दिस। तो आपने ये बात पूरी बतानी है कि यस डैमेजेस क्लेम होंगे। वो जो 2 मिलियन है वो क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। तो वो तो पे उसको करना ही पड़ेगा एज ऑर्डिनरी डैमेज। ये क्या है मेरा? ऑर्डिनरी डैमेज। ये 0.6 क्या था? स्पेशल डैमेज। तो ये कब मिलेगा? इफ़ द डिफॉल्टिंग पार्टी न्यू इट अर्लियर। और उसको क्या पता होना चाहिए था कि उसने आगे जेएल को सप्लाई करना है। डन। तो 4 नंबर के लिए कहानी आपने लिख देनी है। सरिया ट्रेडर्स, ख्वाजा कंस्ट्रक्शंस, हाँ दोनों, क्योंकि देखें ना, मैंने आपसे कहा था दोनों बातें करनी है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो वो जब वर्ड यूज़ करें ना, एनालाइज करें, इसका मतलब है कि वो आपसे पूरी कहानी सुनना चाह रहा है कि असल कहानी होती क्या है। तभी तो सवाल खामोश है 0.6 के ऊपर। अगर सवाल बता दे तो ये फिर 4 नंबर ना हो, फिर ये सवाल 2 मार्क्स का रह जाएगा, क्योंकि वो आपको पता है कि ऑर्डिनरी है और ये कब मिलेगा? जब पता होगा। तो फिर तो सवाल ही ख़त्म हो गया ना, सवाल ही फौत हो गया। सर ऑटम 20 ST एग्री टू सप्लाई बिल्डिंग मटेरियल्स टू KC ऑन 10 सितंबर 2020 फॉर द कंस्ट्रक्शन। इसको भी बना लेते हैं। हाँ जी लिखवाएं ज़रा मुझे। एक मेरे पास ST है, ST ने एग्री किया हुआ है कि वो सप्लाई करेगा किसको? KC को। क्या करेगा? बिल्डिंग मटेरियल्स कब करेगा? 10 सितंबर को। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ चैरिटेबल हॉस्पिटल इन डिस्ट्रिक्ट मलीर। हाउएवर ऑन ड्यू डेट ST फेल्ड टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। ब्रीच हो गई है। कौन सी हुई है? एक्चुअल है या एंटिसिपेटरी है? एक्चुअल है या एंटिसिपेटरी है? ये एंटिसिपेटरी उसने बताया नहीं है, मगर उसकी हरकतें ऐसी हैं कि लग रहा है कि ये ब्रीच है। तो इफ़ ही इज़ फेलिंग इट मीन्स कि ये वो बैकआउट कर रहा है ऑन द बेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। What would be your answer if KC had to procure building materials from another supplier at a price higher than the price agreed with ST? ये किसकी बात कर रहा? ये किसकी बात कर रहा? कि अगर वो मार्केट से मटेरियल परचेज करे महंगा, कितना महंगा? उतना महंगा जितना उसने पिछली पार्टी से पैसे तय किए थे। वो जो डिफरेंस है वो क्या होता है? वो ऑर्डिनरी डैमेज होता है। तो वो तो हर हाल में पे करना ही पड़ेगा, चाहे तय हो या चाहे तय ना हो। एंड ऑल्सो हैड टू पे अ पेनल्टी ऑफ ₹50,000 टू द ओनर ऑफ द हॉस्पिटल फॉर द डिले। अब ये जो वर्ड पेनल्टी का यूज़ कर रहा है ना यहाँ पे, ये थोड़ी सी एम्बिग्विटी है। ये पेनल्टी भी हो सकती है और ये पेनल्टी मेरा डैमेज भी हो सकता है, मगर पेनल्टी
आप डिफ़ॉल्टिंग पार्टी और एग्रीड पार्टी के दरमियान होती है, थर्ड पार्टी को नहीं होती। ये किसको पे कर रहा है? थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी को। आपका और जो पठान का वाक़या हुआ था उसमें पेनल्टी के पैसे किसको मिलने थे? आपको। तो यहाँ पे के किसको मिल रहे हैं? तो ये पेनल्टी नहीं है, ये आपका स्पेशल डैमेज है। उसने वर्ड यूज़ किया पेनल्टी का, मगर किसको मिल रहे हैं? थर्ड पार्टी को। और थर्ड पार्टी सिर्फ कहाँ पे आती है? इन केस ऑफ स्पेशल डैमेज। इन केस ऑफ स्पेशल डैमेज। तो ये फिर कब मिलेगा? ये फिर कब मिलेगा? जब एसटी को पता हो, और अगर उसको पता ना हो तो फिर वो देने का मजाज नहीं है। तो ये बात समझ आ गई कि ये वर्ड पेनल्टी यहाँ पे गलत कॉनोटेशंस आपको दे रहा है। दिस इज़ नॉट अ पेनल्टी, दिस इज़ अ स्पेशल डैमेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनर ऑफ द हॉस्पिटल कौन है? थर्ड पार्टी। ये कौन है? थर्ड पार्टी। ऊपर आ जाए स्प्रिंग 22 में। PF agreed to supply 500 kg of strawberry to NIL on 15 Feb, और ये तय कब हुआ था? 19 जैन। तो डेट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? 19 जैन या 15 फेब? 15 फेब। एट अ डिस्काउंटेड प्राइस टू बी पेड इन एडवांस। NIL agreed to the conditions and paid the amount to PF in advance on 20th January। पैसे पहले पे हो गए हैं, गुड्स बाद में डिलीवर होने हैं। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक पार्टी ने अपने हिस्से की परफॉर्मेंस ऑलरेडी दे दी है, उसने पैसे एडवांस में पे कर दिए हैं। NIL had a plan to introduce strawberry flavored milk in March 22। On 15 Feb, PF failed to deliver the strawberries to NIL। Under the provisions of the Contract Act, discuss the remedies available। इसमें आप सारी बातें करेंगे, सवाल बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हो गया। उसने ये भी नहीं बताया कि उसने स्ट्रॉबेरीज कहीं आगे से ख़रीदी हैं या नहीं ख़रीदी, तो आपको ऑर्डिनरी वाली बात करनी पड़ेगी। फिर स्पेशल वाली बात करेंगे कि देखें स्ट्रॉबेरी लेके उसने बनानी क्या है, इसका मतलब है कि कोई थर्ड पार्टी बीच में और है जिसको आपने वो स्ट्रॉबेरियाँ सप्लाई करनी है, क्योंकि ऊपर फार्म है। उसके बाद अगर कोई पेनल्टी है तो आपको वो वाली बात भी इसमें बतानी पड़ेगी। तो ये 3 नंबर के लिए सवाल में आपको तकरीबन 3 बातें करनी पड़ेंगी, स्पेशल वाली भी, ऑर्डिनरी वाली भी और पेनल्टी वाली भी। What would be your answer if PF offers to deliver only 300 kg? ये सवाल कैरी फॉरवर्ड कर लें, ये परफॉर्मेंस से रिलेट करता है कि अगर आपको वो पूरी ना दे, पार्शली कर दे तो क्या होगा। इसको थोड़ा सा होल्ड कर लें, ये 6-7 का, ये सवाल चैप्टर नंबर 7 और 6 से रिलेट करता है। लड़ लिया? अच्छा, बस आप उसके आगे थोड़ा सा CF डालना है, इसके आगे। With this 9 comes to the close। 9 comes to close। डिस्कशन हो गया? अभी दोबारा कहने में स्टार्ट करना, अभी नहीं करना।